नमस्कार, मेरा नाम है विवेक बिश्नोई। आज हम जिस विषय को लेके आए हैं उसका नाम है आर्थिक चिट्ठा। इससे पहले की वीडियो में हमने व्यापार खाता और लाभ हानि खाते के बारे में तसल्ली से समझा था। तो शुरू करते हैं आर्थिक चिट्ठे के बारे में। लाभ हानि खाते के द्वारा केवल शुद्ध लाभ अथवा हानि ज्ञात की जाती है। व्यापारी द्वारा एक निश्चित तिथि को व्यापार में विद्यमान संपत्तियों एवं दायित्वों, देनदारों एवं लेनदारों, पूंजी एवं आहरण आदि की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए एक विवरण पत्र तैयार किया जाता है, जिसे आर्थिक चिट्ठा कहते हैं। अब हम समझते हैं आर्थिक चिट्ठा क्या मतलब कि वर्ष के अंत में हमारे द्वारा हमारी जो संपत्ति हैं और जो हमारा दायित्व है उसका आंकलन किया जाता है, जिससे हमें अपने व्यापार की आर्थिक स्थिति का पता चले कि हमारे व्यापार उन्नति की पथ पे है या हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों को ये आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। अब आर्थिक चिट्ठे के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक होता है दायित्व पक्ष, एक होता है संपत्ति पक्ष। तो इसको हम समझते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर होता है आर्थिक चिट्ठा, जिस तारीख को बना रहे हैं उसको, जिस फर्म का होता है उसके लिए। इसमें दायित्व आता है। सबसे पहले दायित्व का मतलब होता है हमारी जिम्मेदारी, हमारी लायबिलिटीज़। अगले कॉलम में धनराशि दायित्व की। उसके बाद आती है संपत्तियाँ, एसेट्स की, जो हमारे व्यापार में हमारी एसेट्स हैं, हमारी संपत्तियाँ हैं। और उसके बाद संपत्ति की धनराशि आती है। शुरुआत करते हैं चालू दायित्व से। चालू दायित्व का मतलब ये होता है कि एक वर्ष के अंदर जो जिम्मेदारियां हमें पूरी करनी होती हैं उनका विवरण लिखा होता है, जो छोटे समय के लिए होती हैं। जिसमें सबसे पहले आता है बैंक अधिविकर्ष। बैंक अधिविकर्ष का क्या मतलब होता है? व्यापारियों को बैंकों के द्वारा ये सुविधा दी जाती है कि वह अपने खाते से कुछ अतिरिक्त धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण से समझते हैं, जैसे किसी व्यापारी के खाते में 50,000 रुपये पड़े हैं और बैंक के द्वारा उसे 1,00,000 रुपये की लिमिट दी गई है। तो क्या हुआ, 50,000 वो और 1,00,000 वो, 1,50,000 रुपये तक वो वह व्यक्ति अपने बैंक से पैसा प्राप्त कर सकता है। ऐसा क्यों करते हैं? व्यापारियों के लेन देन में चेक प्रतिदिन आते हैं और जाते हैं, तो कई बार चेक क्लियर होने में 2-3 दिन लगते हैं। तो व्यापारी के जो लेन देन है वो प्रभावित ना हो, इसीलिए बैंकों के द्वारा उनके व्यापार की गतिविधि या टर्नओवर के हिसाब से उन्हें ये लिमिट दी जाती है। जितना भी अतिरिक्त पैसा आपके द्वारा जितने दिन के लिए निकाला जाता है या प्रयोग किया जाता है, उतने दिन का बैंक आपसे ब्याज चार्ज करता है, लेता है। अगला आता है देय बिल। व्यापार के अंदर प्रतिदिन बहुत सारे लेन देन नगद और उधार दोनों तरीके से होते हैं। तो जो उधार लेन देन होते हैं उसमें व्यापारी ये कहता है कि हम आपके जो भुगतान है वो 2 महीने में करेंगे, 3 महीने में करेंगे, 4 महीने में करेंगे। तो इस तरीके से व्यापारी के द्वारा जो माल है वो उधार खरीदा भी जाता है, उधार बेचा भी जाता है। तो जो माल हम उधार खरीद रहे हैं तो हमें उनको पैसे देने हैं, तो वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है, इसीलिए उन्हें देय बिल कहते हैं। अगला आता है विविध लेनदार या लेनदार। लेनदार क्या होता है? जिस व्यक्ति से हमने या तो माल खरीदा है या हमने कुछ पैसे लिए हैं, तो उसे हमें पैसे देने हैं, तो वो हमारा दायित्व जिम्मेदारी है, इसीलिए इसे दायित्व पक्ष में लिखा गया है। आदत व्यय। आदत व्यय का मतलब क्या होता है कि ये जो खर्चा है ये हमारा इस जो वर्ष है उसमें हुआ है, लेकिन इसका जो भुगतान है वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें इसका भुगतान करना है। ठीक है, आगे बढ़ें। अनुपार्जित आय। अनुपार्जित का मतलब कि हमने पैसा जो है हमें प्राप्त हो गया है, लेकिन ये आय जो है वो हमारे अगले वर्ष की है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें एडवांस में पैसा मिल गया है। अब हमें एडवांस में पैसा मिल गया है तो ये हमारी जिम्मेदारी बन गई है कि हमें ये कार्य पूरा करना है। आगे बढ़ते हैं। दीर्घकालीन। दीर्घकालीन का मतलब कि लंबे समय के लिए जो हमारे पास दायित्व है या जो जिम्मेदारी हमें वहन करनी है। सबसे पहले आता है ऋण। ऋण का मतलब होता है लोन, जो हमने या तो बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी और व्यक्ति से लिया है। व्यापार को प्रारंभ करने के लिए, कोई प्लांट लगाने के लिए, कोई मशीन खरीदने के लिए, जो दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए हमें इस पैसे का भुगतान करना है, हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। संचय। संचय का मतलब होता है रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होते हैं?
हमारे द्वारा जब व्यापार किया जाता है तो उसमें हम लाभ प्राप्त करते हैं। अब जो लाभ प्राप्त होता है उसका कुछ हिस्सा हम व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अपने व्यापार में संभाल के रख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं रिजर्व्स। तो ये जो रिजर्व्स होते हैं ये व्यापार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये जो लाभ होता है ये शेयर होल्डर्स का होता है और इसे हमें आगे व्यापार में लगाना होता है। इसके अलावा अगला आता है पूंजी। पूंजी क्या होती है? पूंजी के बारे में हमने पढ़ा था। व्यापार को प्रारंभ करते समय व्यापारी के द्वारा जो भी धन, संपत्ति, माल या और भी चीज़ें लगाई जाती हैं वह सारी की सारी पूंजी होती हैं। अब व्यापार के अंदर पूंजी इस तरफ क्यों लिखी जाती है? क्योंकि व्यापार में व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग दायित्व हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो पूंजी है वो व्यापार के लिए दायित्व है, इसीलिए पूंजी को इस तरफ लिखा जाता है दायित्व पक्ष में। अब इसके अंदर क्या होता है? पूंजी लिखने के बाद लाभानी खाते से हम शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि प्राप्त करते हैं। अगर हमें लाभ हुआ है तो हमारी पूंजी बढ़ जाएगी, हम उसे ऐड कर देंगे, और अगर हमें हानि हुई है तो हम उसे अपनी पूंजी में से माइनस कर देंगे, तो जो हमारे लिए नुकसान है। इसके अलावा आहरण। आहरण क्या चीज़ होती है? आहरण का मतलब ये होता है कि व्यापार के स्वामी द्वारा अपने व्यापार में से नगद रूप में पैसा या माल लिया जाता है तो वो आहरण होता है, और इसे आहरण को हम पूंजी में से माइनस कर देंगे कि भैया आपने इतना पैसा लगाया था, इसमें से इतना पैसा निकाल दिया, इसीलिए आपकी पूंजी में से ये पैसा माइनस किया जा रहा है। इसके अलावा अगली तरफ बढ़ते हैं। अब आता है संपत्तियां। संपत्तियों का क्या मतलब होता है कि जो हमारे व्यापार की क्या है? संपत्ति हैं, एसेट्स है। इसके अंदर सबसे पहले आता है चालू संपत्ति। जो संपत्ति हमारी तरल होती हैं, लिक्विड होती हैं, या जिनसे हम तुरंत पैसे प्राप्त कर सकते हैं, या जो हम पे आ गई हैं, या जिनका जो समय है वो शॉर्ट टर्म है, जैसे रोकड़। रोकड़ हाथ में रोकड़, ये क्या चीज़ होती है कि आपने देखा होगा किसी भी व्यापार के अंदर नगद और उधार दोनों लेन देन होते हैं। तो नगद लेन देन के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है, तो ये हमारी नगद रोकड़ है जो हमारे व्यापार में हमारे हाथ में होती है। बैंक शेष। आज के समय में व्यापार जो है वो नगद और बैंक दोनों के माध्यम से होता है। तो बैंकों में जो पैसा हमारे द्वारा जमा किया जाता है या हमारे व्यापारी बंधुओं द्वारा जो हमारा लेन देन होता है उसके द्वारा जो पैसा जमा किया जाता है वह सारा का सारा आपका क्या कहलाता है? बैंक शेष में। प्राप्य बिल। जैसा हमने बताया था कि व्यापार में उधार लेन देन दोनों होते हैं, तो जैसे हमने दे बिल में हमारी जिम्मेदारी है, उसी तरीके से प्राप्य बिल जो है वो हमारी संपत्ति है कि हमने जिसे उधार माल बेचा है उससे पैसा हमें प्राप्त करना है। अल्पकालीन विनियोग। अल्पकालीन का मतलब होता है छोटे समय के लिए हमारे द्वारा कहीं पैसा इन्वेस्ट किया गया या जमा किया गया है। क्या होता है कि व्यापार में कई बार हम पे अतिरिक्त कैश होता है या अतिरिक्त पैसा होता है जिसका अभी फ़िलहाल हम यूज़ नहीं कर पा रहे, तो इस टाइप के पैसे को हम कैसे यूज़ करते हैं कि हमने बैंक में एफडी करा दी, या किसी को 2 महीने 3 महीने के लिए उधार दे दिया, या कोई और ऐसा व्यापार हमें छोटा मोटा मिला जिसमें हमने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। जैसे दिवाली आ रही है तो हो सकता है कि पटाखों के लिए 2 लाख रुपए लगा दिए कि भैया उसमें हमें पैसे बढ़ के मिल जाएंगे। तो ये होते हैं शॉर्ट टर्म विनियोग या इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा विविध देनदार। जैसे कि हमने लेनदारों के बारे में पढ़ा था कि हमें जिन्हें पैसा लेना है, ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे देनदार होते हैं उनसे हमें पैसा प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो ये हमारी संपत्ति है जिससे हमें पैसा प्राप्त करना है, अंतिम रहती है। वर्ष के आखिर में जो पैसा रह जाता है, वर्ष के आखिर में जो माल जो है वो बिना बिका रह जाता है, वह सारा का सारा हमारा अंतिम रहतिया कहलाता है। इसके अलावा पूर्वदत्त व्यय, ऐसे खर्चे जो हमारे द्वारा उनका भुगतान कर दिया गया है लेकिन वह खर्चे अगले वर्ष के हैं। जैसे 2020 में हमने किसी चीज़ का पेमेंट कर दिया जबकि वो जो है वो 2021 के, तो हमने एडवांस पेमेंट कर दिया है, तो ये हमारी संपत्ति हो गई है। इसके अलावा उपार्जित आय। उपार्जित आय का मतलब कि हमने पैसे जो है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं इस आय के, लेकिन हमने जो कार्य है वो पूरा कर दिया है। तो ये जो काम तो हो गया है लेकिन पैसे नहीं आए, तो ये हमारी जिम्मेदारी हो गई है, ठीक है। तो इसको हम लोग संपत्ति पक्ष में लिखेंगे कि ये पैसा हमें मिलना ही मिलना है, और जिस भी व्यक्ति के द्वारा ये कार्य किया गया उसे ये पैसा हमें देना है।
इसके अलावा स्थायी संपत्तियों में बात करते हैं तो दीर्घकालीन विनियोग कि लंबे समय के लिए हमारे द्वारा कोई पैसा इन्वेस्ट किया गया है या जमा किया। जैसे हो सकता है कि हमने कोई भूमि खरीदी हो नई फैक्ट्री लगाने के लिए, हमने कोई नया प्लांट बना रहे हो, हम कोई नई मशीन खरीद रहे हो, तो ये सारे के सारे दीर्घकालीन विनियोग कहलाते हैं। फर्नीचर, व्यापार में जितना भी फर्नीचर प्रयोग में लाया जाता है वो हमारी संपत्ति होती है। छोटे औजार, बड़े औजार, ये जो औजार होते हैं किसी किसी फर्म में हो सकता है आपका शोरूम हो गाड़ियों का या आपकी वर्कशॉप हो, तो वहाँ पे इन औजारों की बहुत महत्वता है, तो ये आपकी संपत्ति है। मोटर वाहन, हो सकता है कि आपका जो व्यापार हो उसके अंदर गाड़ियों की आवश्यकता हो या आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है, तो मोटर वाहन आपकी संपत्ति है। मशीनें माल बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, आपकी संपत्ति हैं। इसके अलावा भूमि एवं भवन, जो भी भूमि है या जिस पे भी आपका कारखाना या दुकान या फर्नीचर मतलब सारा कार्यक्रम है वह सारा का सारा भूमि एवं भवन के रूप में होता है और ये हमारी संपत्ति कहलाती है। अगला आता है एकस्व। एकस्व का मतलब होता है पेटेंट। पेटेंट क्या चीज़ होती है कि हमारे द्वारा कोई चीज़ बनाई गई है जो केवल और केवल हमारे द्वारा ही बनाई गई है, हमने उसे ढूंढा है या हमारे द्वारा उस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन या ढूंढ या खोज की गई है। ठीक है, तो ये जो चीज़ हमारे द्वारा खोजी गई है इसका जो लाभ है वो हमें ही मिलना चाहिए। इसीलिए बहुत सारी दवा कंपनियां जो दवाइयां बनाती हैं उसके पेटेंट जो है वो रजिस्टर्ड करा लेती हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति उस दवाई को बनाना चाहता है तो उसको एक फ़ीस या एक निश्चित धनराशि उस कंपनी को देनी होती है। तो ये हमारी संपत्ति होती है, हमारी आय का स्रोत है। इसके अलावा ख्याति। ख्याति क्या होती है? गुडविल। कोई भी व्यापार होता है उसको चलाने में 2, 4, 5 साल लगते हैं, उसके बाद धीरे 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 उसका नाम पैदा होता है और जब उसका नाम पैदा होता है तो लोग बाग उसके नाम से उसकी दुकान पे जाते हैं या उस व्यापार का सामान खरीदते हैं। जैसे हमारे यहाँ घंटा घर पे पंडित जी लस्सी वाले बहुत फेमस हैं, तो लोग बाग क्या होता है कि भैया पंडित जी की लस्सी पियेंगे, तो जो उन्होंने ये नाम अर्जित किया है इसकी वजह से वो अपनी जो लस्सी है वो 5 रुपये महंगी बेचते हैं। अब कोई भी दूसरा व्यापारी अगर उन्हीं की दुकान में लस्सी का काम चलाएगा, शुरू करना चाहेगा, तो पंडित जी उनसे अतिरिक्त पैसे लेंगे, किसके? दुकान के अलावा अपनी गुडविल के, जो उनका नाम है। इसी तरीके से नमकीन में हल्दीराम हो गया, खाने पीने की और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लोग बाग अपना जो नाम है उसकी वैल्यू चार्ज करते हैं। तो ये व्यापार का एक हिस्सा होता है कि कल को अगर कोई व्यक्ति इस व्यापार को बेचता है अपनी नाम के साथ में, तो वह उसको क्या करेगा? पैसों में नापेगा, जिसको हम लोग ख्याति के नाम से जानते हैं, और ये हमारी जो संपत्ति है उसमें दिखाया जाता है आर्थिक चिट्ठे में। इसी तरीके से इसका इंग्लिश वर्जन भी जो है वो दे रखा है। अगर आपको लगता है कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।